हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर गुड और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज हम MPSE 003 के पेपर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्टेट एंड सोसाइटी इन लैटिन अमेरिका या फिर लातिनी अमेरिका में राज्य और समाज। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने इसमें वो सभी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो उसी सीरीज़ में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि लैटिन अमेरिका अपनी औपनिवेशिक विरासत का गुलाम या बंदी क्यों माना जाता है। तो देखो, ध्यान से सुनो। सबसे पहले इसका इंट्रो लिखेंगे जिसमें बताएंगे जो लैटिन अमेरिका है उसको उसकी औपनिवेशिक विरासत का गुलाम या बंदी इसलिए माना जाता है क्योंकि उपनिवेशवाद के प्रभाव ने वहाँ की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना को गहराई तक प्रभावित किया था, बहुत प्रभाव पड़ा था। और स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी वे प्रभाव समाप्त नहीं हुए। वहाँ की राजनीतिक संरचना कहीं ना कहीं औपनिवेशिक काल की देन थी, क्योंकि औपनिवेशिक काल में सत्ता केंद्रीकृत थी, सारी शक्तियाँ केंद्रीकृत थी, बंटवारा नहीं था, किसी एक व्यक्ति के हाथ में थी और आम जनता राजनीतिक प्रक्रियाओं से बिल्कुल वंचित थी। स्वतंत्रता के बाद भी सेम टू सेम ऐसे ही तानाशाही, सैन्य शासन और राजनीतिक अस्थिरता का दौर इसी प्रकार चलता रहा। लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर रही क्योंकि वे अपनी वैश्विक परंपराओं पर आधारित थी। तो लोकतंत्र का तो कोई सवाल ही नहीं बैठता। अगर आर्थिक निर्भरता और असमानता की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं उन्हीं की देन थी। उपनिवेशों का मुख्य उद्देश्य संसाधनों का शोषण था। कृषि और खनन पर आधारित एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनी रही और स्वतंत्रता के बाद भी ये देश विदेशी कंपनियों और आर्थिक संस्थाओं जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक पर निर्भर रहे। जमींदारी व्यवस्था से आर्थिक असमानता बनी रही। सामाजिक ढांचे में औपनिवेशिक प्रभाव की बात करें तो नस्लीय और वर्गीय भेदभाव स्पेनिश और पुर्तगाली शासन से उत्पन्न हुए। मूल निवासी जो थे अफ्रीकी मूल के लोग और मिश्रित नस्ल के लोग लंबे समय तक हाशिए पर रहे। हाशिए पर रहे मतलब क्या, उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी होती रही। धर्म और चर्च की भूमिका समाज पर नियंत्रण रखने में बड़ी रही। सांस्कृतिक वर्चस्व और पहचान का संकट उत्पन्न होने लगा, यानी उपनिवेशवाद ने स्थानीय भाषाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को दबाया और पश्चिमी संस्कृति और मूल्यों को श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति एज इट इज बनी रही। अपनी सांस्कृतिक पहचान के पुनर्निर्माण में लैटिन अमेरिका अभी भी संघर्ष कर रहा है। अभी भी क्या कर रहा है? संघर्ष कर रहा है अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए, क्योंकि उन पे उनका प्रभाव, उपनिवेशों का प्रभाव क्या है, बहुत ज़्यादा है। न उपनिवेशिकता की बात करें तो औपचारिक स्वतंत्रता के बाद भी पश्चिमी राष्ट्रों, विशेषकर अमेरिका का राजनीतिक और आर्थिक हस्तक्षेप जारी रहा। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी और विदेशी निवेश में स्थानीय विकास को बाधित किया। तो समझ में आया क्यों बोला जाता है उसको गुलाम? क्योंकि उपनिवेशवाद का प्रभाव उन पर बहुत ज़्यादा रहा। एक तो वही कि जो शक्ति है वो केंद्रीकृत रही है ना, तो लोकतंत्र वगैरह का तो कोई सवाल उठता ही नहीं। फिर दूसरा क्या हुआ, जो वहाँ की संस्कृति है, जो लैटिन अमेरिका की संस्कृति है, उसको कहीं ना कहीं दबाया गया और उपनिवेशों का जो प्रभाव था वो बहुत अधिक रहा। उसके बाद वहाँ के जो लोग हैं उनको हाशिए पर रखा गया और उनके अधिकारों की अनदेखी होती रही। तो स्वतंत्रता के बाद भी ये सब ऐसे ही जारी रहा और निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि लैटिन अमेरिका आज भी कई मायनों में अपनी औपनिवेशिक विरासत के प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाया। उसकी राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक विषमता, सांस्कृतिक पहचान का संकट और आर्थिक निर्भरता ये दर्शाते हैं कि वे अभी भी उस विरासत का बंदी है, क्योंकि अभी भी वो संघर्ष कर रहा है अपनी सांस्कृतिक विरासत को पुनः पाने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं लैटिन अमेरिका में लोकाधिकारवादी आंदोलन।
लोक अधिकारवादी आंदोलन, तो देखो पहले वर्ड को ही समझ लो। लोक मतलब लोग, अधिकार मतलब लोगों के अधिकार के लिए, जो आम जनता के अधिकारों के लिए जो आंदोलन हुए थे, जैसे किसानों के लिए। हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैटिन अमेरिका में लोक अधिकारवादी आंदोलन। लोक अधिकारवादी आंदोलन मतलब लोगों के अधिकार के लिए जो आंदोलन हुए, उसमें आम जनता और किसान वर्ग, श्रमिक वर्ग आदि के लिए जो आंदोलन हुए थे, इसकी बात हम करेंगे। तो देखो, लैटिन अमेरिका में लोक अधिकारवादी आंदोलन के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख विचारधारा और आंदोलन रहा। ये आंदोलन विशेषकर 20वीं शताब्दी में उभरा और आज भी कई देशों में राजनीति पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। क्या होता है लोक अधिकारवादी आंदोलन? लोक अधिकारवादी का मूल उद्देश्य आम जनता, विशेषकर श्रमिक वर्ग, किसानों और निम्न मध्यम वर्ग के अधिकारों की रक्षा करना और एलिट वर्ग के वर्चस्व को चुनौती देना होता है। यह अक्सर एक करिश्माई नेता के इर्द गिर्द केंद्रित होता है और जनता को अहम बनाम वे की भाषा में संबोधित करता है। तो हम मतलब क्या होता है, ग्रुप बन जाता है, तो वो हम मतलब पूरा ग्रुप आम जनता का, और वे जो उनका शोषण कर रहे हैं। लैटिन अमेरिका में लोक अधिकारवादी आंदोलन के प्रमुख कारण थे क्या क्या? एक तो औपनिवेशिक असमानताएं और सामाजिक विभाजन, दूसरा भूमि सुधार की आवश्यकता थी, और ग्रामीणों का जो शोषण हो रहा था वो भी। उपनिवेशवाद से क्या था, बहुत सारी असमानताएं विद्यमान थी और समाज का विभाजन हो गया था। समाज विद्यमान थी ना, बहुत सारी असमानताएं, उनकी संस्कृति को भी दबा रहे थे, सारी चीज हो रही थी। भूमि सुधार चाहिए था, ग्रामीणों का शोषण हो रहा था, औद्योगिकरण के कारण श्रमिक वर्ग का उदय हुआ, और राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य शासन के विरोध में जन असंतोष उत्पन्न हो रखा था, और विदेशी कंपनियों और नव उपनिवेशिकता के विरुद्ध भावना भी लोगों में उत्पन्न हो गई थी। तो ये कारण थे। अगर प्रमुख लोक अधिकारवादी नेता और आंदोलन की बात करें तो वो हैं, एक है जुआन पेरोन, जो अर्जेंटीना के थे। पेरोनवाद 1940 के दशक में शुरू हुआ। श्रमिकों और किसानों को संगठित कर मजदूरी बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा देने की कोशिश की गई थी। क्या किया था इन्होंने? श्रमिकों और किसानों का एक संगठन बना लिया था, और उनका जो वेतन है उसको बढ़ाने के लिए और सामाजिक सुरक्षा देने की बात की गई थी। इसमें सेना और औद्योगिक वर्ग का समर्थन भी इन्होंने पाया था। उनकी पत्नी ईवा पेरोन भी एक लोकप्रिय चेहरा बनी थी इसके अंदर। दूसरा इम्पोर्टेंट नाम है गेटूलियो वर्गास, जो ब्राज़ील के थे। 1930 से 1954 तक ये सत्ता में रहे। वर्किंग क्लास प्रेसिडेंट के नाम से ये प्रसिद्ध हुए, और श्रमिक कानून, न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक बीमा जैसे सुधार ये लेकर आए थे। अगला इम्पोर्टेंट नाम है ह्यूगो चावेज, जो वेनेजुएला के थे। 21वीं सदी का समाजवाद का पक्षधर है ये। तेल संसाधनों का राष्ट्रीयकरण इन्होंने किया और गरीबों को स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास सुविधाएं दी। अमेरिका विरोधी नीति भी इन्होंने अपनाई थी। और अगला इम्पोर्टेंट नाम है एवा मोरालेस, जो बोलीविया की थी। इसमें से आपको 3 भी याद रह जाएं तो काफ़ी है। बोलीविया के पहले मूल निवासी राष्ट्रपति है, और कोका किसानों के नेता राष्ट्रपति बने, और भूमि सुधार और संसाधनों के पुनर्वितरण की नीति इन्होंने अपनाई। क्या क्या किया इन्होंने? किसानों के लिए काम किया। ये किसानों के नेता, पहले ये किसानों के नेता थे, फिर वो राष्ट्रपति बने। भूमि सुधार के पे काम किया, और संसाधनों के समान वितरण की नीति इन्होंने अपनाई।
लोकाधिकारवादी आंदोलन की अगर विशेषताओं की बात करें तो एक तो जनता केंद्रित था, ये आम लोगों के अधिकारों की क्या करता था, वकालत करता था। दूसरा, करिश्माई नेतृत्व, एक शक्तिशाली नेता की भूमिका इन्होंने निभाई। दूसरा, विरोधी तेवर, पारंपरिक संस्थाओं, विदेशों और एलिट वर्ग के खिलाफ इन्होंने डटकर सामना किया उनका, और सामाजिक कल्याण की नीतियां अपनाई, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर इन्होंने काम किया। दूसरा, राष्ट्रवाद, विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। अगर इसकी आलोचना की बात करें तो सत्ता का केंद्रीकरण और व्यक्तिगत नेतृत्व पर निर्भरता, ठीक है। दूसरा, लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरी, जब सत्ता का केंद्रीकरण होगा तो लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरी तो खुद ब खुद विद्यमान है। आर्थिक संसाधनों का अतिशय प्रयोग और ऋण, आर्थिक संसाधनों का अतिशय प्रयोग हो रहा था और ऋण उधारी ज्यादा थी, और विरोधी वर्गों का कहीं ना कहीं दमन। आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं, लैटिन अमेरिका में लोक अधिकारवादी आंदोलन जनता की आवाज को मंच देने, सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास थे। हालांकि इन आंदोलनों की सीमा और परिणाम देश भर में भिन्न रहे, फिर भी लोक अधिकारवाद आज भी लैटिन अमेरिकी राजनीति में एक सशक्त और प्रभावशाली विचारधारा बना हुआ है। देखो, एक अगला टॉपिक ना, आई होप आपको वो समझ आया होगा। अब हम अगला टॉपिक की बात करेंगे तो अंतर्मुखी विकास पे भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है, तो अंतर्मुखी विकास को डिस्कस करते हैं। ये जो रणनीति है ये आर्थिक नीति है जिसमें किसी देश का विकास आंतरिक संसाधनों, घरेलू उद्योगों और स्थानीय मांग के आधार पर किया जाता है। इस रणनीति में विदेशी व्यापार, विशेषकर आयात को नियंत्रित कर स्वदेशी उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती है। क्या है अंतर्मुखी विकास, यानी कि देश के अंदर ही विकास करना। कैसे? देश के व्यापार को, देश की नीतियों को बढ़ावा देकर अंदर से मजबूत करना देश को। तो इसमें क्या था कि जो बाहर से सामान आता था उसको लेना कम किया गया, और जो देश के अंदर ही जो उत्पादन होता था, उसके व्यापार होता था, उसके उत्पादन को बढ़ाया और स्वदेशी चीज़ों पे जोर दिया गया कि जो भी हमारे देश में है उसी को अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। तो इस रणनीति में विदेशी व्यापार, विशेषकर आयात को नियंत्रित कर स्वदेशी उत्पादन को क्या दी गई? प्राथमिकता दी गई। यह विशेष रूप से 1950 से 1980 के दशक में विकासशील देशों, विशेषकर लैटिन अमेरिका, भारत और अफ्रीका में अपनाई गई। अब इस रणनीति की विशेषताएं क्या थी? एक था आयात प्रतिस्थापन, यानी कि विदेशी वस्तुओं के स्थान पर घरेलू उत्पादों को क्या दिया गया? बढ़ावा दिया गया। उच्च शुल्क और कोटा, विदेशी वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाकर उन्हें हतोत्साहित करना, यानी कि अगर उन पे भारी शुल्क लगाएंगे तो वो कहीं ना कहीं उस पे क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा और वो कम हो जाएगा। तो विदेशी वस्तुओं को कम करने के लिए उन्होंने ये किया कि उन पे भारी शुल्क लगाना शुरू कर दिया। राज्य का भारी हस्तक्षेप, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, सब्सिडी तथा संरक्षणवाद की नीति इन्होंने अपनाई और स्वावलंबन पर बल दिया, यानी कि विदेशी निवेश, तकनीकी और पूंजी पर निर्भरता कम की गई और स्वदेशी चीजों पर अधिक। अगर इसके लाभ की बात करें या सकारात्मक पक्ष की बात करें तो स्वदेशी उद्योगों की वृद्धि हुई। सबसे पहले घरेलू उत्पादों को संरक्षण मिला जिससे वे विकसित हो सके, और आर्थिक आत्मनिर्भरता, देश की विदेशी निर्भरता कम हुई और स्थानीय संसाधनों का उपयोग अधिक से अधिक होने लगा। रोजगार के अवसर मिले, यानी कि नई घरेलू इकाइयां खुली जिससे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा। आर्थिक विविधीकरण की बात करें तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर बढ़त हुई। इसकी आलोचना अगर करें या इसके नकारात्मक पक्ष देखें तो वो था अप्रभावी प्रतिस्पर्धा।
विदेशी प्रतिस्पर्धा की अनुपस्थिति में घरेलू उद्योगों में गुणवत्ता और नवाचार में कमी आ गई। और कैसे कमी आ गई? पहले जब विदेशी चीजें आती थी और वो अधिक बिकती थी, तो जो देश के लोग हैं वो भी सोचते थे कि हम उससे अच्छा बनाएं तो हमारी चीजें ज्यादा बिकेंगी। लेकिन अब जब विदेशी सामान कम हो गया आना, तो फिर कहीं ना कहीं उनकी गुणवत्ता में भी कमी आने लग गई। अक्षमता और भ्रष्टाचार की बात करें तो राज्य नियंत्रण उद्योग में ब्यूरोक्रेसी, घाटा और अक्षमता बहुत देखी गई। विदेशी मुद्रा की कमी हो गई। निर्यात पर ध्यान नहीं होने से विदेशी मुद्रा भंडार कहीं ना कहीं संकट में रहा। प्रौद्योगिकी में पिछड़ापन हो गया। भारी तकनीकी और ज्ञान से कटे रहने के कारण देश तकनीकी रूप से पिछड़ गए, क्योंकि पता ही नहीं चला कि बाहर देशों में क्या हो रहा है ढंग से, तो कहीं ना कहीं देश पिछड़ता चला गया। उपभोक्ता को हानि हुई, यानी कि सीमित वस्तुएं, उच्च मूल्य और कम गुणवत्ता से उपभोक्ता को भी तो नुकसान हुआ, क्योंकि सीमित वस्तुएं हो गई, सिर्फ देश के अंदर की वस्तुएं यूज कर सकते थे और उनके जो दाम है वो बहुत ज़्यादा थे और गुणवत्ता भी कहीं ना कहीं कम थी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा कम हो गई थी। प्रतिस्पर्धा कम हो गई तो अपने तरीके से ही सब काम करने लग गए और ये सारी दिक्कतें आनी शुरू हो गई। राजकोषीय बोझ बढ़ गया, यानी कि सब्सिडी और सार्वजनिक क्षेत्र की विफलताओं से सरकार पर भारी आर्थिक बोझ बढ़ने लगा। अगर भारत के संदर्भ में इसकी बात करें तो 1950 से 1990 तक भारत ने अंतर्मुखी नीति अपनाई थी। भारी उद्योग, इस्पात, मशीनरी आदि क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ी थी, लेकिन उच्च घाटा, धीमी विकास दर, लाइसेंस राज और तकनीकी पिछड़ापन ने 1991 में आर्थिक सुधारों को आवश्यक बना दिया था। आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि अंतर्मुखी विकास रणनीति ने कुछ विकासशील देशों को शुरुआती औद्योगिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित किया था, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से यह रणनीति अक्षमता, पिछड़ापन और आर्थिक अलगाव की ओर ले गई। इस नीति की सीमाओं के कारण ही 1980 से 90 के दशक में अधिकांश देशों ने बाजारोन्मुख विकास रणनीति की ओर रुख किया। चिली के अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो है चिली के विकास के इतिहास में इसके खनिज दोहन की महत्ता की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, तो आपको आंसर को भी थोड़ा सा घुमा के बताना पड़ेगा। तो चलो ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। आप इसके इंट्रो में लिख देना कि चिली दक्षिण अमेरिका का एक प्रमुख देश है जो प्राकृतिक संसाधनों, विशेषकर खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है। चिली के आर्थिक विकास में खनिज दोहन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। विशेष रूप से तांबा का उत्पादन और निर्यात चिली की आर्थिक रीढ़ बन चुका है। खनिज दोहन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 19वीं शताब्दी, नाइट्रेट युग। इस समय चिली ने नाइट्रेट खनन में अग्रणी भूमिका निभाई। नाइट्रेट यूरोप को उर्वरक और बारूद के रूप में निर्यात किया जाता था। इस दौर में चिली की आर्थिक नाइट्रेट निर्यात पर चिली नाइट्रेट निर्यात पर आधारित रही। वॉर ऑफ द पैसिफिक, जो कि 1879 से 1884 के बाद के समय चिली ने नाइट्रेट समृद्धि उत्तर क्षेत्र को कब्जा किया और 20वीं शताब्दी में तांबा युग का उदय हुआ। उसमें पहले क्या था, यहाँ पे हमारा 19वीं शताब्दी में नाइट्रेट युग था, जब सारी चीज़ें नाइट्रेट से रिलेटेड हो रही थी। फिर 20वीं शताब्दी आई तो तांबा का युग उदय हुआ। चिली में तांबे के विशाल भंडार हैं, विशेषकर चुक्विकामाता, एल एनिएंट और एस्कोंडिडा जैसे खदानों में। 1900 के दशक में से अमेरिका की कंपनियों जैसे एनाकोंडा और निकोट ने चिली में तांबा खनन शुरू किया। 1971 में तांबा खनन का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसे ला ग्रेन मैनेरिया डेल
कोबरे कहा गया। आज चिली विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है और निर्यातक भी। विश्व उत्पादन का लगभग 25 से 30% यहीं से होता है। चिली के विकास में खनिज दोहन की भूमिका रही। एक तो आर्थिक विकास हुआ, खनिज निर्यात विशेषकर तांबा से विदेशी मुद्रा का एक प्रमुख स्रोत बना, क्योंकि सबसे ज्यादा तांबा निर्यात कहाँ से हो रहा था? चिली से। औद्योगिकरण, खनन से जुड़ी सप्लाई चेन, निर्माण और परिवहन क्षेत्रों का विकास हुआ। राजस्व और बजट, सरकारी राजस्व का बड़ा भाग खनन कंपनियों से आता था, तो राज्य स्वामित्व वाली कंपनियां प्रमुख रही इसके अंदर। विदेशी निवेश की बात करें तो खनन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एफडीआई आया, जिससे तकनीकी और पूंजीगत सहायता मिली। भौगोलिक विकास की बात करें तो उत्तरी चिली के शुष्क क्षेत्रों में खनन के कारण नगरीकरण, आधारभूत ढांचा और खनन जनसंख्या का विकास हुआ और वैश्विक कनेक्टिविटी बढ़ी। चिली विश्व बाजार से जुड़ा, विशेषकर चीन, अमेरिका और जापान से जो तांबे के बड़े ग्राहक थे। आलोचना देखें तो इसकी पर्यावरणीय क्षति हुई। खनन से जल स्रोतों की कमी हुई, प्रदूषण बढ़ा और भूमि को भी बहुत नुकसान हुआ। आर्थिक एकांगीकरण हुआ। तांबे पर अत्यधिक निर्भरता से अर्थव्यवस्था अस्थिर, वैश्विक कीमतों की शिकार हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी इकोनॉमी किस पे आके टिक गई थी? तांबे पे आके टिक गई थी। तो कहीं ना कहीं जो दाम है तांबे के, वो देश अपने अकॉर्डिंग लगाने लगे। सामाजिक असमानता, खनन क्षेत्रों में धन आया लेकिन उसका समान वितरण नहीं हुआ। मूल निवासियों को हाशिए पर रखा गया, उनका तो शोषण होता रहा। जल संकट उत्पन्न हो गया। उत्तरी चिली में खनन से जल संकट और ज्यादा गहरा गया। इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि चिली के आर्थिक इतिहास में खनिज दोहन, विशेषकर तांबे का उत्पादन, विकास का केंद्रीय स्तंभ रहा। यह देश की आर्थिक मजबूती, अंतर्राष्ट्रीय पहचान और राजस्व स्रोत के रूप में निर्णायक रहा। हालांकि इसके साथ पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियां भी जुड़ी हैं, जिनसे निपटना चिली के सतत विकास के लिए आवश्यक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत बार मुझे लगता है, पक्का इस बार भी 100% श्योर हूं मैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा। 1952 से 1964 की बोलीविया क्रांति पर एक निबंध लिखिए। बोलीविया क्रांति पे चाहे शॉर्ट नोट आए चाहे क्वेश्चन आए, पर आएगा जरूर। तो इसके इंट्रो में लिख सकते हैं कि बोलीविया क्रांति 20वीं शताब्दी की लैटिन अमेरिकी राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन का युग था, जिसमें नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट MNR जिसे बोलते हैं ने सत्ता में आकर बोलीविया के सामाजिक ढांचे को बदलने का प्रयास किया था। इस क्रांति ने भूमि सुधार, राष्ट्रीयकरण और लोकतंत्र की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए। क्रांति के पहले क्या हुआ था, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देखते हैं। 19वीं और 20वीं सदी में बोलीविया का राजनीतिक ढांचा सैन्य शासनों और कुलीन वर्गों के नियंत्रण में था। तो देश की अर्थव्यवस्था मुख्य तीन खनन पर आधारित थी, जिसे चंद अमीर उद्योगपति और विदेशी कंपनियों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। तो इससे क्या हो रहा था, जो आम लोग थे उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही थी, उनको हाशिए पर रखा गया था। किसानों, मूल निवासी और मजदूरों का क्या हो रहा था, भारी शोषण हो रहा था। 1930 और 40 के दशक में चाको युद्ध हुआ, जो 1932 से 35 तक चला था और आर्थिक संकट ने असंतोष को जन्म दिया। एक तो युद्ध हो गया, फिर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। अब क्या हुआ है, MNR की स्थापना हुई, जो सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और राष्ट्रीय नियंत्रण की मांग करने लगा। ये क्या था, एक मूवमेंट था। क्रांति की शुरुआत 1952 में हुई। 9 अप्रैल 1952 को सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गया था, एकदम तगड़े वाला। MNR ने सेना को हराया और विक्टर राजा एस्तेंसोरो के नेतृत्व में अपनी सरकार बना ली। अब क्या हुआ, क्रांति में खानों
के जो मजदूर थे, किसान थे, शहरी मध्यम वर्ग थे, सभी ने इसमें भाग लिया था क्रांति में। अब इसने जो सुधार किए और जो उपलब्धियां इसे मिली वो देखो क्या हुआ। 52 से 64 तक की बात है सारी। खनन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 3 उद्योगों को राष्ट्रीयकरण कर कॉमिबॉल नामक सार्वजनिक कंपनी एक बनाई गई। ये कदम आर्थिक स्वतंत्रता और समाजवाद की दिशा में बढ़ता एक कदम था। भूमि सुधार किए गए। कब? 1953 में। क्या हुआ? बड़े जमींदारों की जमीन जब्त कर गरीब किसानों को वितरित कर दी गई। इससे क्या हुआ? ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन देखने को मिला। जो बिल्कुल ही गरीब भूमिहीन थे उनको क्या हो गया? भूमि मिल गई। सार्वभौमिक मताधिकार लाया गया, है ना। इसमें क्या था? सभी नागरिकों को, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, सबको मतदान का अधिकार दे दिया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार किया गया। मूल निवासियों को शिक्षा व नागरिक अधिकारों में भागीदारी मिली। सेना की शक्ति का सीमितीकरण हुआ, यानी कि कम कर दी गई। पारंपरिक सेना को तोड़कर पीपल्स मिलिट्रीज बनाई गई। समस्याएं और चुनौतियां आई सामने। क्या? एक तो आर्थिक संकट। कॉमिबॉल जो था उसके अंदर खनन उद्योग अप्रभावी रहा और भारी घाटे का सामना करना पड़ा। आंतरिक मतभेद होने लगे थे। एमएनआर के अंदर विचारधारात्मक टकराव शुरू हुआ। उदारवादी बनाम समाजवादी दोनों विचारधारा के लोग थे, दोनों के विचार आपस में टकराने लगे। सैन्य और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई। धीरे धीरे सेना का प्रभाव दोबारा से बढ़ने लगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का हस्तक्षेप। शीत युद्ध के दौर में अमेरिका ने बोलीविया पर आर्थिक व राजनीतिक दबाव डाला। क्रांति का अंत हुआ 64 में। कब? 1964 में। 1964 में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति पाज एस्तेंसोरो को हटा दिया। इस प्रकार 12 वर्षों की क्रांतिकारी सरकार का अंत हो गया और बोलीविया पर फिर से सैन्य शासन हो गया। अब इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि 1952 से 64 तक का जो बोलीविया का काल था ने देश की सामाजिक संरचना, राजनीतिक चेतना और आर्थिक नीति को गहराई से प्रभावित किया। यह क्रांति मूल रूप से जन आधारित राष्ट्रीयतावादी और समाज सुधारक थी, जिसने बोलीविया को एक नए मार्ग पर अग्रसर किया। यद्यपि इसकी कुछ नीतियां अल्पकालिक रही, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व लैटिन अमेरिका की राजनीति परिवर्तन में आज भी स्मरणीय है। इसको आज भी क्या किया जाता है? याद किया जाता है। हमारा जो अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो है कृषि सुधारों के बारे में। तो लैटिन अमेरिका के देशों में जो कृषि सुधार हुए उसके बारे में। तो इसका इंट्रो में लिखेंगे जो लैटिन अमेरिका है। लैटिन अमेरिका के अधिकांश देशों की ऐतिहासिक संरचना में भूमिका का असमान वितरण और भूमि स्वामित्व पर कुलीन वर्गों का प्रभुत्व प्रमुख रहा। क्या था? कुलीन वर्गों का प्रभुत्व था। इसने ग्रामीण समाज में आर्थिक विषमता, सामाजिक अन्याय और निम्न कृषि उत्पादकता को जन्म दिया। इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए क्या हुआ? 20वीं सदी में कई लैटिन अमेरिकी देशों ने कृषि सुधार को लागू किया। इसका उद्देश्य क्या था कृषि सुधार का? एक तो भूमिहीन किसानों को भूमि देना था, दूसरा कृषि उत्पाद और उत्पादकता को बढ़ाना था, ग्रामीण असमानता को कम करना था, क्योंकि एक तो बिल्कुल ही गरीब थे जिनके पास भूमि ही नहीं थी कृषि करने के लिए, तो उनको क्या मिली? भूमि मिली, जिससे धीरे धीरे असमानता कम होने लगी। सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करना था तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और पलायन को रोकना था, क्योंकि जब गरीबी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं पलायन शुरू हो जाता है। लोग उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जहाँ पे उन्हें काम मिल रहा हो वास करना शुरू कर देते हैं। प्रमुख देशों में कृषि सुधारों का स्वरूप। तो मैक्सिको की बात करते हैं। 1917 की क्रांति के बाद इजिडो प्रणाली लागू हुई। जमींदारों की भूमि को जब्त कर ग्राम समुदायों को दे दी गई। भूमि का सामुदायिक स्वामित्व रहा, लेकिन उत्पादन पर सीमित नियंत्रण।
लंबे समय तक सुधार जारी रहे पर प्रभाव सीमित ही रहा। अगर बोलीविया की बात करें तो 1952 की क्रांति के बाद 1953 में कृषि सुधार कानून लागू किया गया। बड़े जमींदारों की भूमि को जब्त कर मूल निवासियों और किसानों को वितरित किया गया। यह सुधार सामाजिक दृष्टि से प्रभावी रहा, लेकिन आर्थिक परिणाम इसमें भी सीमित रहे। ज्यादातर क्या काम हो रहा था, जो अमीर लोग थे, जमींदार लोग, उनसे भूमि जब्त करके जो मूल निवासी और गरीब कृषक थे उनको दे दी जा रही थी। अब ग्वाटेमाला की बात करते हैं तो 1950 के दशक में राष्ट्रपति जैकोबो आर्बेज द्वारा सुधार किए गए। 1952 में भूमि सुधार कानून लाया गया। यूएस आधारित यूनाइटेड फ्रूट कंपनी की भी जमीन छीनी गई। अमेरिका ने इसे कम्युनिस्ट खतरा माना और 1954 में तख्ता पलट करवा दिया गया। क्यूबा की बात करें तो 1959 की क्रांति के बाद कृषि सुधार सबसे गहरे और क्रांतिकारी रहे। भूमि का क्या किया, बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयकरण किया गया और सामूहिक कृषि प्रणाली लागू की गई। क्यूबा 1959 की क्रांति के बाद कृषि सुधार सबसे गहरे और क्रांतिकारी रहे। भूमि का बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयकरण किया गया और सामूहिक कृषि प्रणाली लागू हुई। उत्पादन में प्रारंभिक वृद्धि हुई, लेकिन दीर्घकालिक उत्पादकता में गिरावट भी आई। अगर चिली की बात करें तो 1960 से 70 के दशक में एडआर्डो फ्री और साल्वाडोर अयेंद्रे के शासन में सुधार हुए। भूमि पुनर्वितरण किया गया, लेकिन 1973 में पिनोचेत के सैन्य शासन ने नई सुधारों को पलट दिया। कृषि सुधारों की विशेषताओं की बात करें तो एक है राजनीतिक प्रेरणा। सुधार अक्सर क्रांतिकारी जन आंदोलनों या वामपंथी सरकारों द्वारा लागू किए गए थे। और भूमि पुनर्वितरण की बात करें तो बड़े जमींदारों से जमीन लेकर गरीब किसानों और समुदाय या समूहों को दे दी गई थी। तो राजनीतिक प्रेरणा में क्या हुआ था, क्रांति और जन आंदोलन हुए थे ना, उसी से तो सुधार हुए थे। और भूमि पुनर्वितरण में क्या, बड़े जमींदारों से जमीन लेके छोटे किसानों और समुदायों को दे दी थी और सामूहिक रूप से भी उस पर क्या की जाती थी, कृषि। और सामाजिक उद्देश्य की बात करें तो ग्रामीण विषमता और वर्ग भेद को मिटाने का प्रयास इसमें किया गया था, क्योंकि क्या था, एक तो बहुत ज़्यादा वर्ग भेद था। मतलब एक तो बहुत ज़्यादा ही गरीब लोग थे, फिर बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे, तो बहुत ज़्यादा उनके बीच की दूरी थी। और संस्थागत ढांचा, अधिकतर देशों में सुधार स्थायी संस्थागत या समर्थन के बिना थे और प्रतिरोध जमींदार वर्ग, सैन्य शासन और अमेरिकी जैसी बाहरी तत्वों का विरोध करते थे। इसकी कुछ सीमाएं थी, जैसे कमजोर क्रियान्वयन। सुधारों का क्रियान्वयन अक्सर अधूरा और राजनीतिक विरोध से प्रभावित रहा। प्रौद्योगिकी और समर्थन की कमी भी थी। किसानों को तकनीकी सहायता, बीज, सिंचाई आदि की सुविधा ही नहीं मिली थी। और राजनीतिक अस्थिरता की बात करें तो सैन्य तख्ता पलटों ने कई सुधारों को उलट दिया। मूल निवासियों की उपेक्षा हुई। सुधारों में कई बार मूल जनजाति समुदायों को बिल्कुल ही वंचित रखा गया था और उत्पादकता में वृद्धि नहीं हुई थी, उत्पादकता में कमी आ गई थी। भूमि का वितरण तो हुआ था, लेकिन उत्पादक पद्धति में कोई सुधार ही नहीं किया गया, जिससे उत्पादन में कमी आनी शुरू हो गई थी। निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि लैटिन अमेरिका कृषि सुधारों का स्वरूप राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों से प्रेरित था, लेकिन ये सुधार अधूरे, असंगत और अस्थिर रहे। कुछ देशों में सामाजिक परिवर्तन जरूर हुआ, लेकिन अधिकांश सुधार दीर्घकालिक आर्थिक विकास और सामाजिक समानता लाने में असफल रहे। आज भी भूमि असमानता, ग्रामीण गरीबी और कृषि उत्पादकता की चुनौती इस क्षेत्र के सामने बनी हुई है। तो कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको मैं शाम तक अपलोड कर दूंगी। जब तक आप इनको ध्यान से देखें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।